हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। हम लोग बायोलॉजी देख रहे थे, तो चलिए इसी को हम लोग फिर से देखते हैं बायोलॉजी को। इसमें हम लोग जो पढ़े थे एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कोशिका का एक फिगर भी बनाया था। देखते हैं, ये कोशिका है। ठीक है, तो ये कोशिका के बारे में हम लोग पढ़े थे। कोशिका के जो बाहरी परत ये है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली होती है। ये जो है प्रोटीन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? तो ये प्रोटीन की बनी होती है। इसके भीतर कई चीज़ें होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। ठीक है, ये सब होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं, इस कोशिका एक कोशिका के भीतर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इसका पावर हाउस कहा जाता है। इसमें ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है, जो इसमें क्रेब साइकिल चलता है, जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है और उससे हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है? तो ऊर्जा प्राप्त होती है। गल्जी बॉडी क्या करता है? तो कोशिका के ऊर्जाओं को परिवहन का कार्य करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। सेंट्रोसोम जो है कोशिका का पुनर्निर्माण करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। उसके बाद हम लोग देखे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें दो कैटेगरी है। एक साइड होता है स्मूथ और एक साइड होता है इसका रफ होता है। स्मूथ जो होता है उसमें क्या बनते हैं? तो वसा बनते हैं। और रफ वाले में क्या होता है? तो राइबोसोम बनता है, जिससे कि हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है? तो प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार के थे, दो प्रकार के, एक 70S और एक 80S। ये 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक में होता है। ये किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है। और 80S जो किस में होता है? यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक में होता है। ये प्रोकैरियोटिक में होता है जब कोशिका निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है, यानी जब कोशिका की प्रारंभिक अवस्था होती है तब ये 70S पाया जाता है। और जब कोशिका निर्माण हो जाता है तब क्या होता है? 80S, यानी यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है। हम लोगों में क्या होता है? 80S पाया जाता है। पेड़ पौधों में भी 80S ही पाया जाता है। जितने भी जीव जंतु हैं सभी में क्या होता है? 80S ही पाया जाता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ें भी होती हैं इस कोशिका के भीतर, तो उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो देखिए, एक होता है वैक्यूल्स। कोशिका के भीतर एक होता है वैक्यूल्स। ठीक है, ये वैक्यूल्स क्या करता है? ये पानी को स्टोरेज रखता है। पानी का मतलब कोशिका के भीतर पानी को स्टोर करके रखता है। हमारे शरीर में देखिए 65% पानी ही है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे शरीर में कहीं एक जगह पर में इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये हर जगह पूरे शरीर में छोटा छोटा हल्का हल्का इस तरह से कहीं कहीं कम एक मतलब बूंद के बराबर पूरे शरीर में पानी भरा हुआ है। हमारे पूरे शरीर में हर कोशिका के भीतर पानी है, जो कि वैक्यूल्स स्टोर करके रखता है पानी को पूरे शरीर में। पूरे शरीर में हमारे लाखों कोशिकाएं हैं और हर जगह एक एक बूंद के बराबर पानी हर कोशिका के पास में है। तो वैक्यूल्स क्या करता है? हमारे शरीर में पानी का स्टोरेज करता है। कोशिका के भीतर क्या करता है? तो पानी का स्टोरेज करके रखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद एक होता है न्यूक्लियस। उसके बाद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? तो ये देखिए, इसको कहते हैं केंद्रक भी कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्रक। ये कोशिका के भीतर जितने भी चीज़ें हैं सभी कोशिकाओं को ये क्या करता है कि इसका मतलब एक तरह से कहिए ब्रेन है। ये सभी को क्या करता है? मॉनिटर करता है, यानी सभी को अपने काम करने के लिए बताते रहता है कि तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है। तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाने का, ऊर्जा बनाओ। वैक्यूल्स का काम है पानी स्टोरेज करने का, उसको कहता है पानी स्टोरेज करने के लिए। तो ये सभी को क्या करता है? डायरेक्शन देते रहता है। कौन? तो न्यूक्लियस। ये बीच में ही पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? बीच में पाया जाता है। इसकी जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? इस न्यूक्लियस की खोज की थी। इसमें जो है 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 80%
प्रोटीन पाया जाता है और 20% में अन्य चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, 20% में अन्य DNA इत्यादि पाए जाते हैं इसमें न्यूक्लियस में। ठीक है, 80% इसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। 80 नहीं 90% इसमें प्रोटीन रहता है। इसमें क्या रहता है, 90% प्रोटीन रहता है और 10% में DNA इत्यादि रहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में। उसके बाद एक है लाइसोसोम। उसके बाद है लाइसोसोम। अब देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि ये न्यूक्लियस जो कहेगा सब उसकी बातें मानेंगी। कभी कभी जब क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, तो देखिए लाइसोसोम के पास इसके अंदर जो है जल अपघटक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अंदर जो है जल अपघटक पदार्थ पाए जाते हैं। ये जो है दूसरी कोशिकाओं, मरी हुई कोशिकाओं, जो कोशिका मर गई है उसको क्या करता है, नष्ट करता है, नष्ट करने का काम करता है। अब जैसे मान लीजिए कोई कोशिका के भी कोई मर गई है, अगर वो अंदर ही जमा होते रहे, हमारे शरीर के भीतर ही जमा होते रहे, तो क्या होगा, तो कई प्रकार के अन्य जो है सो बीमारी हो सकते हैं, कई प्रकार के बीमारी हो सकते हैं। तो नष्ट पदार्थ को, जो मर गया है, जो कोशिकाएं मर गई हैं, उनको वहाँ से समाप्त भी करना। यदि नहीं समाप्त करेंगे तो हमारे शरीर के भीतर क्या होगा, बीमारी उत्पन्न होंगे। तो लाइसोसोम क्या करता है, जो मरी हुई कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। मरी हुई कोशिकाओं को क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। ये जो है मरी हुई कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसको, तो लाइसोसोम को। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सभी कोशिकाओं, मरी हुई कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। अब अगर मान लीजिए सारी कोशिकाएं काम करना बंद कर दे, सारी कोशिकाएं जो है काम करना बंद कर दे, वैक्यूल्स भी काम करना बंद कर दे, गल्जी बॉडी भी काम करना बंद कर दे, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी काम करना बंद कर, सभी काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा, तो लाइसोसोम क्या करेगा कि ये अपने आप को अंदर में फाड़ लेगा, अंदर में अपने आप को क्या करेगा, फाड़ लेगा, जिससे कि सभी कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, सभी कोशिकाएं क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी। फिर से बगल वाली कोशिकाओं से फिर नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करता है, तो लाइसोसोम मरी हुई कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, जब कोई भी कोशिका अपना कार्य नहीं कर रही होती है तो वह इसको नष्ट कर देता है। ठीक है, और कभी कभी तो पूरी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। जब सारी कोशिकाएं काम करना बंद कर दें, या कहीं मान लीजिए चोट लग गया तो क्या होगा, तो कोई सारी कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं मर गई, जिसके कारण क्या होगा, कार्य करना बंद कर देगी। तो लाइसोसोम क्या करेगा, अपने आप को फाड़ लेगा और सभी कोशिकाओं को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। तो इसीलिए कहते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, अब वैक्यूल्स, न्यूक्लियस और लाइसोसोम, इसके अंदर बस अब यही चीज़ें होती हैं। अब देखिए इसके अंदर एक और चीज़ होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च कर रहे थे तो सोच रहे थे कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अगर निकाल दिया जाए तो कोशिकाएं काम करना बंद कर देगी। कोई तो एक होगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा, कोई तो एक होगा इसके भीतर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर उसको निकाल दें तो क्या होगा कि सारी कोशिकाएं काम करना बंद कर देगी। तो ऐसा क्या है, इसी बात पर मैं जब रिसर्च चल रहा था तो इसमें पता चला कि इसके भीतर ये कोशिका जो है, इसके भीतर एक द्रव्य जैसा कुछ है, इसके भीतर ये कुछ द्रव्य है, पानी के जैसा है। ठीक है, इसके भीतर कुछ पानी के जैसा प्राप्त है। तो ये क्या है, तो इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये बहुत ही गाढ़ा है, इसमें बहुत ही गाढ़ा रहता है। ठीक है, ये जो कोशिका द्रव्य है ये बहुत गाढ़ा रहता है। ये जो है, अब जैसे मान लीजिए मतलब कि इसमें अगर कोई चीज़ नहीं रहे, कोई चीज़ ना रहे, ये मतलब जैसे अगर गाढ़ा जो पदार्थ है ये ना रहे तो क्या होगा, सारी कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती रहेंगी, टकराती रहेंगी।
सारी कोशिकाएं एक दूसरे से टकराती रहेंगी और टकराने के क्रम में अगर लाइसोसोम पर दबाव पड़ गया तो लाइसोसोम क्या होगा, फट जाएगा, जिससे कि सारी कोशिकाएं मर जाएंगी। सारी कोशिकाएं क्या होंगी, तो मर जाएंगी। तो इसलिए अब जैसे मान लीजिए एक खाली बर्तन, मतलब एक खाली बाल्टी है, उस खाली बाल्टी के भीतर हम 2 कटोरी, गिलास, प्लेट ये सब अगर रख दें तो क्या होगा, और उसको ले करके चलें तो क्या होगा, तो आवाज़ होगी उसके भीतर, टन 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 की आवाज़ होगी। और उसी बाल्टी में सब बर्तन के साथ हम उसको शहद से भर दें, उसको हम शहद से भर दें उस बाल्टी को, और तब उसमें हम कटोरी, गिलास, चम्मच जो भी रखना है सब चीज़ रख दें, तो क्या होगा, वो आवाज़ करेगी, नहीं करेगी। क्यों, शहद गाढ़ा होता है, एक तो शहद गाढ़ा होता है और उसके बाद क्या होता है कि उसके ऊपर दबाव पड़ जाता है, वो एक स्थान पर बनी रहती है सभी बर्तनें, तो आपस में टकराती नहीं। इसी के लिए सभी आपस में एक दूसरे से टकराए नहीं, सभी कोशिका आपस में एक दूसरे से टकराए नहीं, इसीलिए इसके भीतर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, जो कि कैसा पदार्थ है, एकदम गाढ़ा पदार्थ होता है। जैसे शहद बताया ना, शहद की तरह एकदम गाढ़ा होता है, जिससे क्या होता है कि सभी कोशिकाएं एक दूसरे से टकराती नहीं है और इससे कोशिकाएं बनी रहती है। वरना अगर ये खाली रहे तो क्या होगा कि सभी कोशिकाएं एक दूसरे से टकराएगी और टकराने के क्रम में अगर लाइसोसोम फट गया तो क्या होगा कि सारी कोशिकाएं मर जाएंगी। इसीलिए इसके भीतर क्या दिया गया है, तो कोशिका द्रव्य दिया गया है। अच्छा, इतना ये तो पता चल गया कि कोशिका द्रव, तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने सिरिंज लगाकर इस कोशिका द्रव को खींच लिया, सिरिंज लगा करके इस कोशिका द्रव्य को खींच लिया। तब क्या पता चला, तो पता चला कि सारी कोशिकाएं मर गई, सारी कोशिकाएं मर गई। कोशिका द्रव्य को अगर खींच लिया गया तो क्या हुआ कि सारी कोशिकाएं मर गई, लेकिन ये न्यूक्लियस जो है जीवित रहा, न्यूक्लियस नहीं मरा, न्यूक्लियस समाप्त नहीं हुआ। तब पता लगाया गया कि ये न्यूक्लियस क्यों नहीं समाप्त हुआ है। तब जब पता लगाया गया, ध्यान से फिर से देखा गया, तब पता चला इस न्यूक्लियस के भीतर भी एक द्रव्य है। इसी तरह गाढ़ा द्रव्य जैसे इस कोशिका के भीतर था इन सभी के बीच में, उसी तरह न्यूक्लियस के भीतर भी एक द्रव्य है जिसको कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। जिसको कहते हैं केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। क्यों, इसके भीतर ऐसा क्यों है, तो न्यूक्लियस के भीतर 80% 90% प्रोटीन है और बहुत सारे इसमें है, डीएनए है, आरएनए है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस न्यूक्लियस के भीतर। तो न्यूक्लियस के भीतर भी को केंद्रिका द्रव्य दिया गया है, क्योंकि सभी चीज़ें आपस में टकराए नहीं, सभी चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाए, इसीलिए न्यूक्लियस के भीतर भी जो है केंद्रिका द्रव्य दिया गया। न्यूक्लियस के भीतर से जब केंद्रिका द्रव्य को निकाल लिया गया सिरिंज लगा करके, तब पता चला कि न्यूक्लियस भी समाप्त हो गया। यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, ये दोनों क्या है, कोशिका को जीवित रखने के लिए केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य, ये दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट है, इन दोनों का रहना जरूरी है। इन दोनों को मिला करके एक नाम दिया गया है कि जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। इन दोनों को मिला करके एक नाम दिया गया है जीव द्रव्य, जिसके भीतर दो चीज़ें आती हैं, केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो ये है कोशिका के भीतर सबसे प्रमुख पदार्थ क्या है, तो केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कोशिका जो है, कुछ कोशिकाओं को तो परिवहन की भी आवश्यकता पड़ती है, कुछ कोशिकाएं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाती हैं, और कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि रिमूवेबल नहीं है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती हैं। जैसे ब्रेन की कोशिका, जैसे ब्रेन की कोशिका एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती हैं, ठीक है। कभी ऐसा पता चला है कि ब्रेन की जो कोशिका है वो मूव करते हुए किडनी के पास आ गई है और किडनी से जो है हमको डायरेक्शन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं वो स्थिर हैं, वो एक ही जगह रहती है, वो कहीं भी एक स्थान से अपना दूसरा स्थान परिवर्तन नहीं करती है। लेकिन शरीर के अन्य स्थानों की जो कोशिकाएं हैं वो अपना स्थान पर परिवर्तन करती है, यानी एक जगह से दूसरे स्थान जगह जाते आते रहती हैं। तो जाएगी आएगी कैसे, तो इसके पास तो कुछ है नहीं, हाथ पैर तो है नहीं कि चल के चली जाएगी।
तो इसमें देखिए कोशिका में जब देखा गया कि इस तरह की एक बाल नुमा संरचना है कोशिका के बाहरी भाग में, कोशिका के बाहरी भाग में एक इस तरह की बाल नुमा संरचना है जिसको सीलिया और फ्लेजला कहा जाता है, जिसको कि सीलिया और फ्लेजला कहा जाता है। बड़ी जो लंबी बालें हैं, दो प्रकार की बालें थी, लंबी बालें और लंबे और छोटे, लंबे और छोटे, लंबे और छोटे। तो लंबा बाल जो है उसको फ्लेजला कहा जाता है और छोटा जो बाल है उसको सीलिया कहा जाता है। ये है छोटा और ये है बड़ा। लंबे बाल को क्या कहा गया तो फ्लेजला और छोटे बाल को क्या कहा गया तो सीलिया। इसके सहारे क्या होता है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक रिमूव करते रहती है, यानी जाते आते रहती हैं। ठीक है, तो किसके माध्यम से जाती है तो सीलिया और फ्लेजला के माध्यम से जाते आते रहती हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कोशिका का। अब खून कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है? ये अब देखिए, जैसे ये है यहाँ लाइसोसोम। खून क्या किस माध्यम से जाती है? खून तो जाती है ऑक्सीजन के माध्यम से जाती आती है। खून किसके माध्यम से जाती आती है तो ऑक्सीजन के माध्यम से खून जो है जाती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें कोशिका में जो मर गया है, कोशिका में जो समाप्त हो गई है उसको समाप्त करने के लिए, जो कोशिकाएं मर गई हैं उसको समाप्त करने के लिए इसमें लाइसोसोम दिया गया है कि लाइसोसोम जो है मरी हुई कोशिकाओं को क्या करेगा कि समाप्त कर देगा। अब जैसे ब्लड है, ब्लड का है नियम कि ये 120 दिन के बाद ब्लड खराब हो जाती है, हमारे शरीर की जो खून है वो खराब हो जाती है। तो खून जो खराब हो गया इसको समाप्त कैसे करेंगे? खून में तो ब्लड में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन खून में ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों? अब खून में जब लाइसोसोम है नहीं तो जो खून जो हमारा खराब हो गया 120 दिन के बाद, तो उसको वो कैसे समाप्त होगा? तो उसके लिए एक दिया गया है स्प्लीन, उसके लिए दिया गया है स्प्लीन। खून जो खराब हो गया है, जो खून समाप्त हो गया यानी खराब हो गया, 120 दिन का नियम है इसका खून का कि 120 दिन के बाद ये खराब हो जाता है खून हमारे शरीर के भीतर ही। तो इसमें तो लाइसोसोम है नहीं, तो खून को समाप्त कौन करेगा? खराब को नहीं समाप्त करेगा तो क्या होगा? वही खून हमारे शरीर में इधर से उधर जाते रहेगा, हमको ब्लड कैंसर का रूप ले लेगा। तो इसके लिए है कि स्प्लीन जो है, स्प्लीन इसी को कहते हैं प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, इसको हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे शरीर में होता है, ये क्या करता है? छन्नी का काम करता है। एक तरह से छन्नी होता है, चाय छानने वाला छन्नी देखे होंगे, उसी तरह छन्नी का काम करता है, जो कि खराब जो खून है जो समाप्त हो गए यानी खून जो डेथ कर गया है, अब उसको क्या करता है? ये छान के एक जगह कर देता है। उसको क्या करता है? छान के एक जगह कर देता है और वो जो है हमारे शरीर से उसको बाहर निकाल देता है। कौन? तो स्प्लीन। ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों का मानव का, ये होगा एनिमल्स का। अब हम लोग देख लेते हैं प्लांट में जो है किस तरह की कौन सी कोशिका होती है। प्लांट में भी इसी तरह की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, प्लांट में भी इसी तरह की कोशिका होती है, लेकिन प्लांट की जो कोशिका है उसकी कोशिका के ये जो दीवार है इसको हम लोग कहते हैं कोशिका तिल्ली। इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। एनिमल्स में क्या कहते हैं? तो एनिमल्स के कोशिका की दीवार को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। लेकिन इसको क्या कहेंगे? तो कोशिका भित्ति। ये जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। और मानव एनिमल्स की जो कोशिका की दीवार है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है प्रोटीन की। लेकिन पादपों में ये किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का। ठीक है, इसमें देखिए ये जो होता है इसको कहते हैं प्लास्टेड, प्लास्टेड जिसके कहते हैं लवक। इसमें 3 तरह के पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट,
ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये जो है पहला जो है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या करती है कि ये भोजन का निर्माण करती है, ये भोजन का निर्माण करती है। ये पेड़ पौधों में क्या करती है, भोजन का निर्माण करती है। इसको कहते हैं हरित लवण भी कहते हैं, हरित लवक, हरित लवक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हरित लवक। ये जो है पौधों में रंग प्रदान करती है, पौधों का रंग जो है हरा करती है। ये जो है पत्तियों में को रंग प्रदान करती है, पेड़ों को रंग प्रदान करती है। पत्तियों का जैसे देखिए रंग हरा होता है, तो वो हरा रंग होता है, यही प्रदान करती है क्लोरोप्लास्ट। पेड़ पौधे का जो छाल देखते होंगे होता है वो भी हरा होता है, तो उसको भी यही क्लोरोप्लास्ट रंग प्रदान करती है, हरा रंग। और ये क्या करती है कि भोजन का निर्माण करती है, ये भोजन का निर्माण करती है। भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पत्तियों के पास भोजन का निर्माण होता है, तो पत्तियों को ये रंग देती है, हरा रंग प्रदान करती है, और क्या करती है, तो भोजन का निर्माण करती है। उसके बाद होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये क्या करते हैं, इसको कहते हैं अवर्णित लवक, इसको कहते हैं अवर्णित लवक, इसको कहते हैं अवर्णित लवक। ये क्या करती है, भोजन का स्टोर करती है, ये भोजन को क्या करती है, स्टोर करती है, यानी जमा करके रखती है भोजन। अब हर समय में तो पत्तियों में भोजन लगेगा नहीं, पतझड़ के मौसम में क्या होगा, पतझड़ का जैसे मौसम है उस समय भोजन क्या होगा, तो उस समय ये क्या करती है, जड़ों के पास भोजन को स्टोर करके रखती हैं। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है इसको कहते हैं वर्णित लवक, इसको कहते हैं वर्णित लवक। ये क्या करती है, ये रंग प्रदान करती है, किसको, ये किसको रंग प्रदान करेगी, तो ये फलों को रंग प्रदान करती है, ये फलों को रंग प्रदान करती है, ये फलों को। अब जैसे फलों का रंग, आम का रंग, टमाटर में रंग प्रदान करना, गाजर को रंग प्रदान करना, ये सब का कार्य कौन करती है, तो ये करती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भोजन को रंग प्रदान करती है। जैसे टमाटर का रंग लाल किस लिए कैसे होता है, तो लाइकोपेज के कारण। गाजर का रंग लाल होता है कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग होता है विटामिन के कारण। फलों का पीला रंग होता है जेंथोफिल के कारण। तो ये सब रंग जो प्रदान करती है, ये कौन प्रदान करती है, तो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है फलों को रंग प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये है हम लोगों का, ये जो है पौधों में, पादपों में किस तरह की कोशिका होती है और क्या काम होता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मानव में और एनिमल्स और पादप की कोशिकाओं का वर्णन। देखिए ये है एनिमल्स, ये होंगे एनिमल्स और ये हो जाएंगे पादप। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है एनिमल्स में, इसमें वैक्यूल्स होता है, दोनों में, इसमें वैक्यूल्स होता है और इसमें भी वैक्यूल्स होता है, क्योंकि पानी की ज़रूरत मनुष्य को भी, एनिमल्स को भी है, और पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत है। तो वैक्यूल्स जो है दोनों में होता है। हाँ, आदमी में जो होता है, एनिमल्स में जो होता है वो होता है छोटा होता है वैक्यूल्स, लेकिन पादप में जो होता है वो बड़ा होता है। इसमें गोल होता है और इसमें जो है चौकोर होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है इसमें क्या होता है, एनिमल्स में गोल होता है, लेकिन पादपों में क्या होता है, तो ये चौकोर होता है वैक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद इसमें सेल, इसमें क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है। इसका जो सेल होता है ये कोशिका झिल्ली होती है, और लेकिन इसमें क्या होता है, सेल वॉल होता है। इसमें मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, और इसमें सेल वॉल होता है, क्योंकि ये प्रोटीन का बना होता है और ये सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, इसमें सीलिया और फ्लैजेला, सीलिया और
फ्लैजेला होता है जो कि क्या करता है, इसको मूविंग का कार्य करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। लेकिन पादपों में वैसा नहीं होता है, सिलिया और फ्लैजेला नहीं होता है। इसको कहाँ जाना है, ये तो एक स्थान पर इसका जो इसकी कोशिका होती है वो एक ही स्थान पर स्थिर होती है, तो इसमें सिलिया और फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, दोनों में होता है। गल्जी बॉडी दोनों में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होता है। उसके बाद ये सभी क्या होते हैं, न्यूक्लियस, ये दोनों में होता है। ये जो इसमें होता है सिर्फ एनिमल्स में, और इस साइड वाला जो है सिर्फ जो पादपों में होता है वो, और बीच वाला जो है जो दोनों में पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये क्या होता है, दोनों में पाया जाता है। लेकिन सिलिया फ्लैजेला केवल एनिमल्स में पाया जाता है। वैक्यूल्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन दोनों का साइज अलग होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है और इसमें सेल वॉल होता है। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे, कोशिकाओं का विभाजन होता है दो भागों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इस सभी के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।